स्टार्ट हो रही है। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था एब्जॉर्प्शन क्या है। इट इज द मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, मैंने बोला था एब्जॉर्प्शन में नॉर्मली हम एक्सटेंट ऑफ अमाउंट जो आपके सिस्टम में जा रहा है उसकी बात करते हैं। जब हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो हमने बोला था हम रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन है, लेकिन हमें रेट के टर्म में भी बात करना है और हमें जो है एक्सटेंट के टर्म में भी बात करना है, कितना अमाउंट और किस रेट से हो रहा है, क्योंकि रेट जो है वो डिसाइड करती है कि हमारा ड्रग जो है वो आपके जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसके अबव आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जैसे आप थेरेपेटिक जोन बोल रहे हैं, ड्रग हमेशा उस जोन में पहुंचने में केपेबल होना चाहिए। व्हेन इट विल रीच टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट या फिर उस पर्टिकुलर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर जब पहुंचेगी तभी आपका ड्रग जो है वो आपको इफेक्टिविटी देता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। जब हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कही थी तो हमने बोला था फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स और दूसरा हमने बोला था पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में हमने बोला था फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, दूसरा हमने बोला था डोसेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स। दैट मींस ड्रग रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी जो है वो आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, और साथ में आपका जो है डोसेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स जो है वो दैट आल्सो अफेक्ट्स द ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो इन दोनों को हम किस कैटेगरी में लेते हैं? फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स दो तरह से क्लासिफाइड है, एक तरह से फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग यानी ड्रग की खुद की प्रॉपर्टी जो है इट विल अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन, और दूसरा हमने बोला आपका डोसेज फॉर्म। जब हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग बोला तो हमने बोला कि आपका ड्रग सॉल्युबिलिटी है, डिसोल्यूशन रेट है, पार्टिकल साइज है, पॉलीमॉर्फिज्म है, सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग है, लाइपोफिलिसिटी है, पीकेए और पीएच ऑफ द ड्रग है, पीएच ऑफ पर्टिकुलर मीडिया है, आपका स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म है, ड्रग स्टेबिलिटी है। These are the some of the parameters related to the drug. These are the some of the physico chemical properties related to the drug. तो ये सारे फैक्टर्स हैं फिजिको केमिकल फैक्टर्स जो आपके अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। सबसे पहला हमने सॉल्युबिलिटी लिया था, इसको हमने एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने बोला था इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। जस्ट मैं उसको ओवरलुक ले रही हूँ। सॉल्युबिलिटी की जब हमने बात कही थी दो टर्म्स में हमने बोला था इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट। हमने बोला था डिसोल्यूशन रेट जो है वो राइट वे है एक्सप्लेन करने का ड्रग कैसे डिसॉल्व होता है, तो डिसोल्यूशन रेट को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। हाउ इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड ये आपको ऑलरेडी बताया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला डेफिनेटली हम डिसोल्यूशन रेट की बात करते हैं तो थ्योरीज ऑफ डिसोल्यूशन हमें पता होना चाहिए कि किस बिहाफ पे हमारा ड्रग जो है वो डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के लिए डिफरेंट थ्योरीज आई थी, 3 थ्योरीज आई थी, यहाँ पे गिवन है फिल्म थ्योरी, परमेशन या सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, डबल बैरियर थ्योरी। ठीक है, आपका जो डिफ्यूजन थ्योरी है जिसे हम फिल्म थ्योरी कह रहे हैं, उसमें हमने क्या बोला डिफ्यूजन थ्योरी के केस में हमने बोला था पहले जो भी ड्रग है स्टैग्नेंट फिल्म फॉर्म होती है, आफ्टर स्टैग्नेंट फिल्म जो है जो ड्रग है उसका डिफ्यूजन फ्रॉम सॉलिड सरफेस फ्रॉम डर्क सरफेस टू द स्टैग्नेंट फिल्म होती है। फर्दर ड्रग जो है इट मूव्स फ्रॉम द स्टैग्नेंट लेयर टू द बल्क लेयर। ठीक है, सो हमने बोला सबसे पहले जो ड्रग है वो आपका यहाँ से स्टैग्नेंट लेयर जो इंटरफेस है सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस वहां पर ड्रग मूव करेगा, और ये जो प्रोसेस है दिस विल बी वेरी फास्ट प्रोसेस। फर्दर जैसे ही ये लेयर सैचुरेट हो जाएगा ड्रग से, क्योंकि ये नियरेस्ट है, तो डेफिनेटली आफ्टर दिस ड्रग विल मूव फ्रॉम दिस सैचुरेटेड लेयर टू दिस एरिया। ठीक है, जब ड्रग यहाँ से यहाँ मूव होगा तो ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होगा। दैट मीन्स हमने बोला डिफ्यूजन लेयर मॉडल क्या कह रहा है कि ड्रग का डिफ्यूजन जो है वो कैसे होता है, पहले स्टैग्नेंट लेयर का फॉर्मेशन होता है, दिस इज द स्टैग्नेंट लेयर व्हिच इज फॉर्म्ड ओवर द सॉलिड पार्टिकल सरफेस। और हमने बोला ये जो स्टैग्नेंट लेयर है यानी जो पानी की लेयर एडहेयर हो गई आपके सॉलिड ड्रग पार्टिकल पे, यहाँ पर ड्रग सबसे पहले यहाँ से डिफ्यूज होगा इस पर्टिकुलर लेयर में, जो कि वेरी फास्ट प्रोसेस होगा। इट इज आपका जो है फास्ट प्रोसेस। नेक्स्ट हमने बोला देन ड्रग विल डिफ्यूज फ्रॉम हियर टू हियर यानी बल्क मीडिया जहाँ पे आपका सॉलिड है जिस मीडिया में, और इस तरह से आपका ड्रग जो है वो डिसोल्यूशन प्रोसेस में जाता है। आई थिंक ये चीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी।
नॉइज व्हिटनी इक्वेशन क्या है, जिसमें हमने बोला था के जो है डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट है, और डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट जो है फर्दर उसको एक्सप्लेन किसने किया, आपका नॉइज व्हिटनी इक्वेशन, ठीक है, मॉडिफाइड नॉइज व्हिटनी इक्वेशन, जिसमें जो के है डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट को है, फाइनली इट वाज एक्सप्रेस्ड एज दिस पार्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, मेरे ख्याल से व्हाट आई नो, ये आपका जो है डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट है, बट आपका जो इससे पहले वाला इक्वेशन था, इससे पहले वाले इक्वेशन में एवरीथिंग वाज नॉट क्लियर, वहां पे चीजें क्लियर नहीं थी कि आपका डीसी बाई डी यानी आपका जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द सैचुरेटेड लेयर जो है और आपका बल्क लेयर, यानी इनके बीच में जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा उतना फास्ट आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस रहेगा, और के को उसने क्या बता दिया था, डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट नॉइज व्हिटनी ने, बट दिस डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर्स जो उसके अंदर आ रही थी, वो के हिडन था कि के में क्या क्या चीजें उसमें आई है जिसे हमने डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट की कैटेगरी में डाला है। डेफिनेटली इट वाज मॉडिफाइड बाय ब्रूनर, जो ब्रूनर साइंटिस्ट था उसने उसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके जो नॉइज व्हिटनी इक्वेशन है वो मॉडिफाई होके क्या बनी, मॉडिफाइड नॉइज व्हिटनी इक्वेशन, जिसमें हमारा फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन को इनकॉर्पोरेट किया ब्रूनर ने, जो साइंटिस्ट ब्रूनर था, एंड फाइनली इक्वेशन क्या फॉर्म हुई, आपका dc by dt is equal to dak w by o cs minus cv vh, ठीक है, तो हमने बोला दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज द फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला आपका d क्या है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग है, हमने बोला a क्या है, हमने बोला सरफेस एरिया ऑफ द आपका डिसॉल्विंग सॉलिड है, k क्या है, हमने बोला इट इज द वाटर बाय ऑयल पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग है, पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसोल्यूशन, तो डेफिनेटली के डब्ल्यू बाई ओ के टर्म में हम बात करेंगे, ठीक है। सी एस माइनस सी बी मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ड्रग, और बी मीन्स आपका जो है वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन मीडिया, एच मीन्स थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने बोला कि ये जो पैरामीटर है डीसी बाई डी टी, it is directly proportional to these factors and inversely proportional to this factor, ठीक है। हमने बोला कि ये सारे फैक्टर्स में से अगर आप ये पकड़ो तो क्या आपका, क्योंकि हम आपका जो ये पर्टिकुलर डिफ्यूजन थ्योरी है, इसको जब हमने जब इसको प्लान किया था या फिर आप जब ये थ्योरी एग्जिस्ट हुई है, तब इस एजम्पशन के साथ ये थ्योरी आई थी कि देयर इज नो रिएक्टिव फोर्स और केमिकल रिएक्शन और केमिकल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सरफेस, इस एजम्पशन को लेके इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था आपका डिफ्यूजन थ्योरी को। तो प्रपोजल क्या था, एजम्पशन क्या था कि जो सॉलिड सरफेस है उसके जो सरफेस है, जो सॉलिड पार्टिकल है उसके जो सरफेस है, वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, किसी भी तरह का जो है कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो अल्टीमेटली ये एक्सपेक्ट किया गया था कि व्हाटएवर सरफेस एरिया है, जो भी आपका सरफेस है, इट विल रिमेन कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को लेते हुए अगर हम कंसीडर करें तो डेफिनेटली ए विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हमने बोला कि सरफेस एरिया ऑफ डिसॉल्विंग सॉलिड जो है वो कांस्टेंट रहेगा एज पर एजम्पशन ऑफ आपका नॉइज व्हिटनी इक्वेशन। तो हमने बोला डी कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग, हमने बोला ए सरफेस एरिया ऑफ द डिसॉल्विंग सॉलिड विल बी कांस्टेंट, नेक्स्ट K by W by O, that means partition coefficient of the drug will be constant. V dissolution media बार बार चेंज तो होता नहीं है, अगर आप ओरली भी ले रहे हैं तो जो भी dissolution media it will remain constant. H thickness of the आपका जो stagnant layer that will remain constant. So ये सारी चीजें constant है जिसको हम as a K डाल सकते हैं, प्लेन के, ठीक है। सो डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी एस माइनस सी बी, जो आपका नॉइज व्हिटनी इक्वेशन था, बट इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया ब्रूनर ने एंड मॉडिफाइड नॉइज व्हिटनी इक्वेशन फॉर्म हुआ, ठीक है। और मॉडिफाइड नॉइज व्हिटनी इक्वेशन में डिफरेंट पैरामीटर्स जो आपके डिसोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं वो सारे इनकॉर्पोरेटेड थे, जिससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिसोल्यूशन के, कौन कौन से फैक्टर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके डिसोल्यूशन के। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, शायद मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था। दिस वन डैनफोर्ड मॉडल, कोई एक रेस्पॉन्स कर दो। कैफी आप बताओ, इफ ही इज हियर। ओजस्वी आप बताओ, ओजस्वी। यस मैम। ओजस्वी ये बताओ, डैनफोर्ड मॉडल मैंने एक्सप्लेन किया था।
इफ यू वर देयर इन लास्ट लेक्चर तो बताओ। जयशंकर आप बताओ बेटा, लास्ट टाइम यू वर देयर। जयशंकर, यस मैम। ये एक्सप्लेन किया था मैंने डैंकवर्ड? यस मैम। ये एक्सप्लेन किया मैंने, श्योर ना? यस। इंटरफेशियल बैरियर, नहीं मैम, ये नहीं किया था। ठीक है। इंटरफेशियल बैरियर डैंकवर्ड मॉडल जो है, श्योर तुम इंटरफेशियल बैरियर मैंने ये डैंकवर्ड किया है? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने नहीं किया, मुझे क्लियर नहीं है अभी। किया है मैम। ठीक है। मैम एक बार और कर दो। डैंकवर्ड मॉडल क्या है? डैंकवर्ड मॉडल के जो आपका डिफ्यूजन थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग क्या था? स्टैग्नेंट फिल्म फॉर्म हो रही थी। जबकि डैंकवर्ड मॉडल का कहना था कि सरफेस पे केमिकल रिएक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डैंकवर्ड मॉडल जो है फर्स्ट थ्योरी से उसने फर्स्ट थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया, या उस थ्योरी से वो एग्री नहीं हुआ, और उसने अपनी एक नई थ्योरी प्रपोज की फॉर डिसोल्यूशन, जिसे उसने डैंकवर्ड मॉडल का नाम दिया। ठीक है, सो ही डिड नॉट अप्रूव कि आपका जो है स्टैग्नेंट लेयर जो है वो फॉर्म होता है आपके सॉलिड सरफेस पे, इसके बाद जो है आपका डिफ्यूजन होता है। उसने इस चीज को बिल्कुल एग्री नहीं किया। उसका कंसेप्ट ये था कि जो सॉलिड सरफेस होता है वहां पे हमेशा जो है टर्बुलेंस एग्जिस्ट करता रहता है। टर्बुलेंस कहने का मतलब है डिस्टर्बेंस जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। जबकि आपका जो इससे पहले वाला मॉडल था वो क्या कह रहा था? स्टैग्नेंट फिल्म रहती है, स्टैग्नेंट फिल्म। बट एग्जैक्टली ऐसा है कि स्टैग्नेंट फिल्म रहती ही नहीं है। डैंकवर्ड का ऐसा कहना था कि सरफेस पे हमेशा जो है हमेशा टर्बुलेंस जो है वो एग्जिस्ट करता रहता है आपके डिसोल्यूशन मीडिया में। और डिसोल्यूशन मीडिया में टर्बुलेंस होने की वजह से क्या होता है कि जो आपके एडीज होते हैं या जो वाटर के पैकेट्स होते हैं, या आप क्या देख रहे हो, दीज आर द वाटर पैकेट्स। जो आपका टर्बुलेंस होता है डिसोल्यूशन मीडिया में, उसमें जो वाटर पैकेट्स हैं, दीज वाटर पैकेट्स दे रीच टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड सरफेस, और उसके बाद वहां से ड्रग वहां से आपको उस वाटर पैकेट में डिफ्यूज हो जाता है। वो वाटर पैकेट वापस से बल्क में आ जाता है। फ्रेश वाटर पैकेट्स अगेन दे रीच टू द सरफेस, दे गेट अगेन फिल्ड विद द ड्रग, उसके बाद फिर से वो वापस आ जाते हैं। दैट मीन्स इसका ये कहना था कि फ्रेश पैकेट्स ऑफ सॉल्वेंट जो है दे अप्रोच टू द सरफेस, दे अप्रोच टू द इंटरफेस ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, और वहां से फ्रेश पैकेट जो है सैचुरेट हो जाते हैं ड्रग से, और सैचुरेटेड पैकेट्स जो आपके ड्रग के हैं तो उसके बाद वो सरफेस को लीव कर देते हैं और फिर वो बल्क में आ जाते हैं। दैट मीन्स आपका जो वाटर है वहां पे टर्बुलेंस एग्जिस्टेंस है। उस टर्बुलेंस के वजह से जो वाटर पैकेट्स हैं, दैट मीन्स सॉल्वेंट की जो पैकेट्स हैं, वाटर पैकेट्स या एडीज बोला है, ये जो वाटर पैकेट्स है दे रीच टू द सरफेस, दे रीच टू द इंटरफेस, दे गेट सैचुरेटेड विद अ ड्रग एंड दीज पैकेट्स अगेन दे कम बैक टू द बल्क एरिया। दिस प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली प्रोसीड करती रहती है, और इसीलिए हम इसको सरफेस रिन्यूअल थ्योरी भी कहते हैं। डैंकवर्ड मॉडल को हम सरफेस रिन्यूअल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली थ्योरी ये कह रही थी वहां पे कोई सरफेस रिन्यूअल नहीं है। वो ये कह रही थी देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, देयर इज नो केमिकल फोर्सेस एक्टिंग देयर, और आपका जो कांस्टेंट सरफेस एरिया की बात कर रही थी। बट डैंकवर्ड जो पर्सन था ही वाज नॉट सैटिस्फाइड विद द फर्स्ट मॉडल, और उसने क्या कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑलवेज टर्बुलेंस एग्जिस्ट इन द डिसोल्यूशन मीडिया, और बिकॉज ऑफ दैट जो है आपका जो सरफेस है वहां पे जो है पैकेट्स रीच करते हैं, रीच करने के बाद वहां पे जो है आपका जो ड्रग है वो वहां पे डिफ्यूज होता है और फिर से वो बल्क सोल्यूशन में चला जाता है। दैट मीन्स आपका जो इंटरफेस है वहां पे केमिकल रिएक्शंस एक तरह से हो रहे हैं, या फिर आप बोलिए वहां पे इंटरफेस पे जो है सॉलिड का जो ट्रांसफर हो रहा है, अल्टीमेटली इट इज रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ दैट पार्टिकल सरफेस एरिया। ठीक है, पार्टिकल साइज या फिर सरफेस एरिया। यही रीजन है कि इसे हमने सरफेस रिन्यूअल थ्योरी का है, यानी पहला वाला लेयर निकला फिर सेकेंड लेयर निकला। क्यों हम इसे बोल रहे हैं? टर्बुलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला कि डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो सी एस और सी आई बोल रहा है, यहाँ पे जो सी बी है इसे सी बी ना बोल के हम सी एस भी बोल सकते हैं। एक्चुअली सी बी यहाँ पे टर्म जो यूज किया वो गलत है, ऑलरेडी ये मैंने कहीं ना कहीं से क्लिक करके लिया है। ये सी बी का मतलब है सी एस और सी आई का मतलब है सी बी। ठीक है, वो आपको समझना आसान है। सी एस कहने का मतलब है, नहीं यहाँ पे साइन भी गलत दिया है। जो सी एस कहने का मतलब है
कि कंसंट्रेशन इन सैचुरेटेड लेयर जो है, या कंसंट्रेशन ऑफ जो ये बल्क लेयर है, बल्क मीन्स ये लेयर CB आप बोल दीजिए, ठीक है। जो कंसंट्रेशन ऑफ ये जो बल्क लेयर है, ये जो बल्क कहने का मतलब है जो सॉलिड सरफेस है, वहां पे जो कंसंट्रेशन होगा उसका कंसंट्रेशन जो है हमेशा ज्यादा होगा कंपैरेटिवली जो कंसंट्रेशन आपके इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम में होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है CS बोल दीजिए आप इसको चाहे तो, जो कंसंट्रेशन आपका सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है ये हमेशा हायर में रहेगा, और आपका जो बल्क है यहाँ का कंसंट्रेशन हमेशा जो है वो लेस में रहेगा। दैट मीन्स आप इस इक्वेशन को इस टर्म में कर लीजिए कि CI को आप CS बोलिए और CB को आप जो है CI बोलिए, CS और ये CB। CS कहने का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द इंटरफेस, आप यहाँ पे I से रिप्रेजेंट किया हुआ, सॉरी यहाँ एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम खुद ही देख रही हूँ CI CB के टर्म में। I मीन्स है यहाँ पे इंटरफेस, I मीन्स है यहाँ पे इंटरफेस, B मीन्स है बल्क। तो कंसंट्रेशन ऑफ इंटरफेस जो है वहां ऑलवेज जो है इट विल बी एट हायर एंड, और जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बल्क है इट विल बी ऑलवेज इन लोअर एंड, डेफिनेटली, क्योंकि जो ड्रग है उसका मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, इंटरफेस से आपके जो है बल्क में हो रहा है। तो हमने क्या बोला कि आपका CI यानी इंटरफेस पे जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द कंसंट्रेशन इन बल्क। तो आपका सरफेस रिन्यूअल थ्योरी क्या कह रहा है, सेम थिंग यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि टर्बुलेंस एग्जिस्ट करता है आपके डिसोल्यूशन मीडिया में। सो अल्टीमेटली सॉलिड लिक्विड इंटरफेस जो वहाँ पे है वहाँ पे भी टर्बुलेंस एग्जिस्ट करता है। जो भी एजिटेटेड फ्लूइड है वहाँ पे सॉल्वेंट पैकेट्स जो है दे रीचेस टू द इंटरफेस, एंड फाइनली जो है सॉलिड मटेरियल जो है इट एब्जॉर्ब्स, जो भी आपका एडीज है, जो भी आपके वाटर पैकेट्स हैं, दे एब्जॉर्ब द सॉल्यूट एंड कैरी टू द बल्क सॉल्यूशन। और फाइनली इस तरह से हमारा ड्रग जो है वो आपके सोल्यूशन में आ जाता है, बल्क सोल्यूशन में आ जाता है, एंड द न्यू पैकेट्स दे रीच टू द इंटरफेस अगेन, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला, डैंकवर्ट मॉडल, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। दैट मींस एवरी टाइम जो सरफेस है वो रिन्यू हो रही है, एवरी टाइम जो टॉप ऑफ द सरफेस लेयर है आपका सॉलिड का वो रिमूव हो रही है और नया फ्रेश लेयर जो है वो एक्सपोज हो द डिसोल्यूशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमने बोला इंटरफेशियल बैरियर। जो इंटरफेशियल बैरियर मॉडल है ये इसका कहना था कि आपका जो है डिफ्यूजन या सॉल्युबिलिटी, आपका पहला क्या कह रहा था, जो आपका डिफ्यूजन थ्योरी था वो कह रहा था वो ड्रग इसलिए डिसॉल्व हो रही है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा वाला पर्सन डैंकवर्ट क्या कह रहा था, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी। लेकिन जो इंटरफेशियल बैरियर था मॉडल था उसका ये कहना था कि जो आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, इट इज द रिजल्ट ऑफ सॉल्वेशन मैकेनिज्म। यानी जो सॉल्वेशन मैकेनिज्म है उसके वजह से जो है, यानी जो सॉल्युबिलिटी मैकेनिज्म है, जो सॉल्वेशन मैकेनिज्म है उसके वजह से हमारा ड्रग जो है वो डिसॉल्व होता है, ना कि डिफ्यूजन के वजह से। क्योंकि आपका पहला थ्योरी जो पहला आपका है डिफ्यूजन थ्योरी या डैंकवर्ट, दोनों ही यही कह रहे थे कि आपका जो डिसोल्यूशन है इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग। पहले वाले ने ये कहा कि स्टैग्नेंट फिल्म फॉर्म हुई, ड्रग का डिफ्यूजन हुआ। दूसरे वाले ने ये कहा कि पैकेट्स गए, ड्रग का डिफ्यूजन हुआ। बट थर्ड जो थ्योरी आई वो उसने पहले दो को एग्री नहीं किया। उसने कहा कि आपका जो है जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सॉल्वेशन मैकेनिज्म या फिर आप सॉल्युबिलिटी, यानी ड्रग की सॉल्युबिलिटी वाला नेचर है जिसके वजह से जो है आपका ड्रग जो है वो आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। तो हमने बोला सॉल्वेशन प्रोसेस, सॉल्वेशन मैकेनिज्म या सॉल्युबिलिटी फिनोमिनन है जिसके वजह से हमारा ड्रग जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, ना कि डिफ्यूजन। ये जो थर्ड इंटरफेशियल बैरियर मॉडल है इसने यही एक्सप्रेस किया कि आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है या फिर डिसोल्यूशन प्रोसेस है इट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी नेचर, जो आपके ड्रग का सॉल्युबिलिटी बिहेवियर है उसकी वजह से हमारा जो है डिसोल्यूशन हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग। दूसरा इसने ये कहा कि सॉलिड सरफेस पे जितने आपके इंटरफेसेस होंगे, इंटरफेसेस कहने का मतलब है जितने आपके जो इंटरफेस है, जो सॉलिड सरफेस है उसके जितने भी इंटरफेसेस होंगे सब जगह से आपका जो है सॉल्युबलाइज होता है ड्रग, और सॉल्युबिलिटी जो है वो रीजन है जिसकी वजह से हमारा ड्रग जो है वो आपका डिसॉल्व हो रहा है। सो ओवरऑल इस थ्योरी में बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन है कि इसने पहले दो थ्योरी को अपोज किया जिसमें इसने ये कहा कि डिफ्यूजन इज नॉट
the mechanism because of which dissolution process is occurring. इसका ये कहना था कि आपका डिसोल्यूशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी मैकेनिज्म, या जो सॉल्वेशन मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग है उसकी वजह से हमारा ड्रग जो है वो डिसोल्यूशन प्रोसेस में जाता है, ना कि डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से। दूसरी तरफ इसने ये कहा कि आपका जो क्रिस्टल है उसका डिसोल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली आपके कितने इंटरफेशियल बैरियर्स हैं। दैट मीन सपोज करो कोई क्रिस्टल है, उसके कितना एरिया एक्सपोज कर रहा है, कितने इंटरफेशियल बैरियर्स हैं, कितना एरिया एक्सपोज कर रहा है, उसके बिहाफ पे उसकी सॉल्युबिलिटी होगी और उसी बिहाफ पे हमारा जो है डिसोल्यूशन होता है। सो टोटल 3 थ्योरीज वर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन प्रोसेस। फर्स्ट, जैसे हमने बोला डिफ्यूजन थ्योरी, या फिर फिल्म थ्योरी, या फिर हमने उस थ्योरी को क्या बोला, डिफ्यूजन थ्योरी, फिल्म थ्योरी, और आपकी स्टैग्नेंट फिल्म थ्योरी भी हम इसे बोलते हैं। दूसरा जो एक्सपोज हुआ, दूसरी जो फिल्म जो थ्योरी आई उसको हमने क्या बोला, डैम्पर्ड थ्योरी, या फिर आपका सरफेस विजिबल थ्योरी, या फिर आपका पेनिट्रेशन थ्योरी। जो थर्ड थ्योरी आई उसे हमने क्या बोला, इंटरफेशियल बैरियर मॉडल, डबल बैरियर, या फिर लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी। ठीक है, सो हमने बोला हर थ्योरी जो आपकी डिसोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी, सबके 3 नेम्स थे, सिनोनिम नेम्स थे। जैसे इंटरफेशियल बैरियर मॉडल को हम अल्टरनेटिव नेम से क्या बोलते हैं, डबल बैरियर या फिर लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी। ठीक है, सो 3 थ्योरीज वर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमने बोला पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। दैट मींस ये भी आपके डिसोल्यूशन प्रोसेस को, ये भी आपके जो है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, दैट मींस वो एक्सपोज्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। बट अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया 2 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। 2 तरह से हम सरफेस एरिया की बात कर सकते हैं, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। एब्सोल्यूट सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड मटेरियल या सॉलिड पार्टिकल। टोटल एरिया ऑफ एनी सॉलिड पार्टिकल कहने का मतलब है कि कोई भी मटेरियल अगर आप चौक ले रहे हैं तो जो आपका बाहर सरफेस एरिया आपको विजिबल है प्लस उसके अंदर जो हिडन सरफेस एरिया जो विजिबल नहीं है, हिडन प्लस जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है, दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया। ठीक है, सो एब्सोल्यूट मींस रियल, रियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट सरफेस एरिया कहने का मतलब हुआ कि आपका टोटल सरफेस एरिया, जो आपका हिडन सरफेस एरिया है किसी भी मटेरियल के अंदर और जो आपका एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, वो दोनों मिला के हमसे क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला इफेक्टिव सरफेस एरिया। इफेक्टिव सरफेस एरिया का मतलब होता है इट इज द एरिया ऑफ द सॉलिड सरफेस दैट इज एक्सपोज्ड टू द डिसोल्यूशन मीडियम। दैट मींस ये वो एरिया है सॉलिड का जो डिसोल्यूशन मीडियम को एक्सपोज्ड है, या ये वो एरिया है जो आप देख पा रहे हो, जो एरिया आपके डिसोल्यूशन मीडिया को एक्सपोज्ड है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव सरफेस एरिया। डेफिनेटली जब भी कोई सॉलिड डिसॉल्व होगा तो हमें एब्सोल्यूट सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं होगा, हमें मतलब किससे होगा, इफेक्टिव सरफेस एरिया से। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव सरफेस एरिया का मतलब है एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द डिसोल्यूशन मीडियम। ठीक है, सो हमने बोला इससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ड्रग का हम इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द ड्रग। क्यों? क्योंकि जब आप इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एरिया है विच इज एक्सपोज्ड टू द डिसोल्यूशन मीडिया वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे आपका इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज होगा आपका डिसोल्यूशन रेट जो है, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि माइक्रोनाइजेशन जो है प्रोसेस, माइक्रोनाइजेशन मतलब साइज रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, माइक्रोन लेवल तक लाना, जो माइक्रोनाइजेशन प्रोसेस है इट इंक्रीजेस द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड। जो माइक्रोनाइजेशन प्रोसेस है इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ
एनी सॉलिड, इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज है कि माइक्रोनाइजेशन जो है इट इंक्रीजेस द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द हाइड्रोफिलिक ड्रग्स ओनली। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है उनका इफेक्टिव सरफेस एरिया तो इंक्रीज करता है माइक्रोनाइजेशन, बट जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स है उनके केसेस में इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है। दैट मीन्स मैंने पहले क्या बताया, आपका पार्टिकल साइज और इफेक्टिव सरफेस एरिया के बीच में, पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द सरफेस एरिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। एब्सोल्यूट सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, हिडन प्लस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। Absolute surface area is not important या it is not considerable with reference to dissolution rate. Dissolution rate के टर्म में absolute surface area का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो effective surface area है जिसको हम बोल रहे हैं, it is the surface area which is exposed to the medium, which is exposed to the dissolution medium is known as the effective surface area, ठीक है। तो हमने बोला हमारे लिए एब्सोल्यूट सरफेस एरिया नहीं, हमारे लिए इफेक्टिव सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफेक्टिव सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली डिसोल्यूशन प्रोसेस या डिसोल्यूशन रेट भी एनहांस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि माइक्रोनाइजेशन जो प्रोसेस है इट इंक्रीजेस द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ एनी ड्रग, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है क्या माइक्रोनाइजेशन प्रोसेस जो है क्या माइक्रोनाइजेशन प्रोसेस जो है इट इंक्रीजेस द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग? ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है उनके लिए तो इंक्रीज इन इफेक्टिव सरफेस एरिया होता है जब साइज रिडक्शन होता है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स है उनके लिए इफेक्टिव सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, उल्टा डिक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स है उनके लिए इफेक्टिव सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम कोट करें कि आपका जो ग्रिजोफिल्विन है, जो ग्रिजोफिल्विन है आपका एंटी फंगल ड्रग, या फिर आपका जो क्लोराम्फेनिकोल है, या फिर आपके टेट्रासाइक्लिन है, दीज आर द सम ऑफ द पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग्स, यानी दे आर हाइड्रोफिलिक लेकिन बहुत अच्छे से हाइड्रोफिलिक ड्रग्स नहीं है, दे आर पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग्स है, अगर हम उनका साइज रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा? डेफिनेटली इंक्रीज इन सरफेस एरिया या इंक्रीज इन इफेक्टिव सरफेस एरिया रहेगा। और इंक्रीज इन इफेक्टिव सरफेस एरिया कहने का मतलब है डेफिनेटली द रिक्वायर्ड डोज विल बी रिड्यूस्ड देन द ओरिजिनल वन। क्यों? जब आपका इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली डिसोल्यूशन प्रोसेस इंक्रीज हुआ, और जब डिसोल्यूशन प्रोसेस इंक्रीज हुआ तो ड्रग जो है बहुत जल्दी आपके जो है थेरापेटिक जोन में पहुंच जाएगा। और ड्रग अगर आपका जल्दी थेरापेटिक जोन में पहुंचेगा तो क्या होगा? डेफिनेटली यू हैव टू रिड्यूस द डोज ऑफ द ड्रग। दैट मींस इंक्रीज इन इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर आपके जो पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग्स हैं उसके लिए बेनिफिशियल रहता है आपका माइक्रोनाइजेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उस केस में जो है आपका इफेक्टिव सरफेस इंक्रीज हुआ एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ विच द डोज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट विल बी रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, ठीक है। अगर हम हाइड्रोफोबिक ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पर अगर हम माइक्रोनाइजेशन करते हैं तो नो डाउट स्टार्टिंग में इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, बट आफ्टर सम टाइम there will be decrease in effective surface area। और effective surface area क्या है? It is the surface area which is exposed to the dissolution medium, ठीक है। So decrease in effective surface area क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बोला कि आपके जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं जब हमने उनका साइज रिडक्शन किया तो डेफिनेटली उनके ऊपर जो सरफेस एनर्जी है, जो फ्री एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी पार्टिकल्स के ऊपर, और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स के ऊपर जो फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या करेंगे? डेफिनेटली दे विल ट्राई टू गेट स्टेबलाइज, और स्टेबलाइज होने के लिए वो क्या करेंगे? दूसरे पार्टिकल्स के साथ वो एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे। एग्रीगेट फॉर्म करने से या तो वो फ्लोट करने लगेंगे या तो वो सिंक कर जाएंगे, ठीक है। सो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स जो है उनकी जो जब साइज रिडक्शन किया जाता है, माइक्रोनाइजेशन किया जाता है, एट दैट टाइम जो है उनके ऊपर जो एनर्जी है, फ्री एनर्जी है, दैट गेट्स इंक्रीज। और जब फ्री एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? डेफिनेटली दे विल ट्राई टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, और जब वो स्टेबलाइज होते हैं
तो उस केस में डेफिनेटली वो एग्लोमरेट फॉर्म करते हैं, या तो वो सिंक कर जाते हैं या तो वो फ्लोट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि डेफिनेटली जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं, क्योंकि ऊपर वो अनस्टेबल होते हैं, एनर्जी लेवल ज्यादा होता है या फ्री एनर्जी ज्यादा होती है, तो दे एब्जॉर्ब द एयर टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। और डेफिनेटली जब वाटर और सॉलिड के बीच में एयर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है सॉलिड पार्टिकल के ऊपर, तो उसके वजह से भी जो है आपके जो मटेरियल्स है उसकी वेटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तो जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका साइज रिडक्शन के समय जो है चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स के एक्सपोजर के वजह से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और चार्जेस डेवलपमेंट के वजह से भी जो है वेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स जो है आपके माइक्रोनाइजेशन से जो है एवरी टाइम इफेक्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज नहीं करते हैं। इफेक्टिव सरफेस एरिया स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है, बट आफ्टर सम टाइम, सम आवर्स, सम मिनट्स, कुछ भी हो सकता है, वो आपके डिक्रीज्ड इफेक्टिव सरफेस एरिया में टर्न हो जाते हैं। क्यों? या तो उसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए जिसकी वजह से वेटेबिलिटी रिड्यूस हो गई, या तो एयर एब्सॉर्ब हो गया सॉलिड पार्टिकल के ऊपर जिसकी वजह से वेटेबिलिटी रिड्यूस हो गई, या फिर हमने बोला कि आपका फ्री एनर्जी उसके ऊपर ज्यादा है जिसकी वजह से उसने अपने को स्टेबलाइज करने के लिए अग्लोमरेट फॉर्म कर लिया, एंड फाइनली जो इफेक्टिव सरफेस एरिया इट विल गेट डिक्रीज्ड। These are the reasons जिसके वजह से hydrophobic drugs, despite of micronization, are not able to increase its effective surface area. ठीक है, नेक्स्ट, तो हम क्या हाइड्रोफोबिक ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी इस तरह से एनहांस नहीं कर सकते माइक्रोनाइजेशन प्रोसेस से? डेफिनेटली वी कैन डू, हम कर सकते हैं, लेकिन इस जो प्रोसेस को है हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। यानी कैसे इंटरफेयर करोगे? जब आप साइज रिडक्शन कर रहे हो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स का, एट दैट टाइम यू कैन ऐड द विस्कोसिटी एनहांसर्स। अगर आप विस्कोसिटी एनहांसर्स ऐड कर दोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली जो पार्टिकल्स हैं जो एग्लोमरेट फॉर्म करने की टेंडेंसी रख रहे हैं वो आपके एग्लोमरेट नहीं होंगे, क्योंकि विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई। जब आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि विस्कोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सेम वे हमने बोला कि जो विस्कोसिटी है वो पार्टिकल्स के एग्रीगेशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सेम वे हम वेटिंग एजेंट या फिर हम बोल सकते हैं सर्फेक्टेंट्स वी कैन ऐड टू इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। नो डाउट माइक्रोनाइजेशन जो है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ड्रग्स का इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, बट हाइड्रोफोबिक ड्रग्स में आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम आवर, आफ्टर सम मंथ, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज इफेक्टिव सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। उस इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ हमारा जो है मूवमेंट ना हो, इसलिए वी कैन ऐड सम एडिटिव्स इन द फॉर्मुलेशन जिसकी वजह से इफेक्टिव सरफेस एरिया का कंडीशन इट कैन बी इजीली मेंटेन्ड, लाइक एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स, या फिर हमने बोला कि बाय एडिंग सम ऑफ द हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट्स जैसे पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल है, पीवीपी है, या फिर आपका dextrose है। These are the some of the ingredients which will increase the viscosity of the formulation and ultimately it will favor to have increased effective surface area of the hydrophobic drugs also. ठीक है, so for today this much is enough. Tomorrow we will start with the polymorphism.